स्त्री सुबोधिनी कहानी मनु भंडारी की। प्यारी बहनों, न तो मैं कोई विचारक हूं, न प्रचारक, न लेखक, न शिक्षक। मैं तो एक बड़ी मामूली सी नौकरी पेशा घरेलू औरत हूं जो अपनी उम्र के 42 साल पार कर चुकी है। लेकिन इस उम्र तक आते आते जिन स्थितियों से मैं गुजरी हूं, जैसा अहम अनुभव मैंने पाया, चाहती हूं बिना किसी लाग लपेट के उसे आपके सामने रखूं और आपको बहुत सारे खतरों से आगाह कर दूं। मैं जानती हूं कि अपने जीवन की निहायत ही निजी अनुभवों को यूं सरेआम कहकर मैं खुद अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मोल लूंगी। मेरे मात्र 5 साल के अल्पकालीन विवाहित जीवन पर भी संकट आ सकता है, पर क्या करूं? मेरा नैतिक दायित्व तो मुझे ललकार रहा है कि अपनी हजार मासूम किशोरी बहनों को, जो या तो ऐसी स्थिति में पड़ी है या कि कभी भी पड़ सकती है, अपने अनुभव से कुछ नसीहत दूं, बर्बादी की ओर जाने से बचा दूं। खतरा उठाकर भी यदि मैं 2-4 बहनों की परिचय बदलता है। क्या कहा? आपकी दिलचस्पी बेकार की लफ्फाजी में नहीं है, आप असली बात जानना चाहती है। बहुत अच्छे, लफ्फाजी के प्रति यदि आपके मन में अरुचि है तो यह शुभ लक्षण है, बहुत शुभ। आप शर्तियां बहुत सारे खतरों से बची रहेगी। सांप का काटा और बातों का मारा व्यक्ति बेचारा उठ ही नहीं पाता। मुझे ही देखिए, मेरी जो दुर्दशा हुई थी उसका कारण। अच्छा, अब एक भी बेकार की बात नहीं, बिना किसी लाग लपेट के सीधी बात सुनिए, सीधी और सच्ची। मेरा अपने बॉस से प्रेम हो गया। वाह, आपके चेहरों पर तो चमक आ गई। आप भी क्या करें, प्रेम कमबख्त है ही ऐसी चीज, चाहे कितनी ही पुरानी और घिसी पिटी क्यों न हो जाए, एक बार तो दिल फड़क ही उठता है, चेहरे चमचमाने ही लगते हैं। खैर, तो यह कोई अनहोनी बात नहीं। डॉक्टरों का नर्सों से, प्रोफेसरों का अपनी छात्राओं से, अफसरों का अपनी स्टेनो सेक्रेटरी से प्रेम हो जाने का हमारे यहाँ आम रिवाज है। ये बात बिल्कुल अलग है कि उनकी ओर से इसमें प्रेम कम और शगल ज्यादा रहता है। पर यह बात तो मुझे बहुत बाद में समझ में आई। मैंने तो अपनी ओर से पूरी ईमानदारी के साथ ही शुरू किया था, ईमानदारी और समर्पण के साथ। शिंदे नए तबादला होकर हमारे विभाग में आए थे। देखिए, हीरो की एंट्री हो गई अभी। शिंदे नए तबादला होकर हमारे विभाग में आए थे, बेहद खुश मिजाज और खूबसूरत, आंखों में ऐसी गहराई कि जिसे देख ले वह गोते ही लगाता रह जाए। बड़ा शायराना अंदाज था उनका, और जल्दी ही मालूम पड़ गया कि वे कविताएं भी लिखते हैं। पत्र पत्रिकाओं में वे धड़ाधड़ छपती भी रहती है और इस क्षेत्र में उनका अच्छा खासा नाम है। आयकर विभाग की अफसरी और कविताएं, है ना कुछ बेमेल सी बात, पर यह उनके जीवन की हकीकत थी। मैं स्थितियों और उम्र के उस दौर से गुजर रही थी जब लड़कियों में प्रेम के लिए विशेष प्रकार का लप भाव रहता है। बूढ़ी माँ तीनों छोटे भाई बहनों को लेकर गांव में रहती थी और मैं इस महानगरी में कामकाजी महिलाओं के एक हॉस्टल में। न घर का कोई अंकुश था और न इस बात की संभावना कि कहीं मेरा ठौर ठिकाना लगा देंगे। मेरा ठिकाना वे लगाते भी क्या, उनकी जिंदगियां ठिकाने लगी रहे और घर की मशीन जैसे तैसे चलती रहे। इसके लिए मुझे ही हर महीने मनी ऑर्डर में तेल डाल भेजना पड़ता था। अब और सब और से असुरक्षित और असहाय होकर ही मैंने जिंदगी के 27 साल पूरे कर लिए और एकाएक ही मुझे लगने लगा कि नहीं, इस तरह अब और नहीं चलेगा। हर रोज हजार इच्छाएं मुंह बाए खड़ी रहती और मैं उनके सामने ढेर हो जाती। आखिर मैंने अपनी नाक और आंखों को कुछ अधिक सजग और तेज कर लिया। बस ऐसा करते ही मुझे हर नौजवान की नजरों में अपने लिए विशेष संकेत दिखने लगे और उनकी बातों में विशेष अर्थ और आमंत्रण की गंध आने लगी। तभी भिड़ गया शिंदे।
उसके तो संकेत भी बहुत साफ थे, निमंत्रण भी बहुत खुला था। लगा किस्मत ने 56 पकवानों से भरी थाली मुझे भुक्कड़ के आगे परोस कर रखी है। सो मैंने न उसका आधा पीछा जानने की कोशिश की और न अपना आधा पीछा सोचने की। बस आंख मूंदी और प्रेम की डगर पर चल पड़ी। यही उसकी गलती कि उसने आगा पीछा देखा ही नहीं और प्रेम में पड़ गई। हर प्रेम की शुरुआत करीब करीब एक सी ही होती है। प्रेमियों को वे सारी बातें चाहे जितनी रोमांचकारी और गुदगुदाने वाली लगे, देखने सुनने वालों को बड़ी उबाऊ और सपाट लगने लगती है। घबराइए नहीं, मैं आपको उन बातों से कतई बोर करने नहीं जा रहा। बस इतना ही समझ लीजिए कि शामें हमारी किसी रेस्तरां के नीम अंधेरे कोने में बीतती, तो कभी बात के झुरमुट के बीच, कभी हम आपस में उंगलियां उलझाए रहते, तो कभी वो मेरी लटों से खिलवाड़ करता रहता। एक बार उसने कविता में मेरे बालों की उपमा बदली से दे दी। बस फिर क्या था, मैं जब तक गोदी में रखे उसके सिर पर झुककर बदली छितरा देती और वह उचक कर। यह क्या? आपकी आंखों में तो अविश्वास उभर आया। मैं समझ गई, एक सीनियर अधिकारी और ऐसी छिचोरी फिल्मी हरकतें। पर सच मानिए, अब भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ के हर पुरुष के भीतर एक ऐसी फिल्मी हीरो आसन मारे बैठा रहता है, और जब तक वो पूरी तरह तृप्त न हो जाए, मरता नहीं। उम्र के किसी भी दौर पर, उस समय चाहे वह 6 बच्चों का बाप ही क्यों न हो, जरा सा मौका मिलते ही भड़बड़ा कर जाग उठता है और पूरी तरह अपनी गिरफ्त में जकड़ लेता है। फिर तो बड़ी बड़ी तोपें तक ऐसी बचकाना और बेवकूफाना हरकतें करती है कि बस तौबा। न कोई शर्म न उम्र का लिहाज। आजकल की लड़कियों ने इस रात को अच्छी तरह समझ लिया है, इसलिए वे शादी करते ही हनीमून की जान को लग जाती है। फिर किसी पहाड़ी जगह में सारे नाज नखरों को साथ फिल्मी अदाकारी की तर्ज पर प्रेम के ऐसे ऐसे दिलकश दांव पेश दिखाती है कि हीरो साहब पूरी तरह ढेर। कम से कम आगे के 10 साल तो सुरक्षित, पर हनीमून की नौबत तो शादी के बाद ही आती है ना। मैं तो उन बहनों को सावधान करना चाहती हूँ जो शादी के पहले ही से इस हीरो के चंगुल में आकर अपने को चौपट कर लेती है। माफ करिए, फिर बहक गई। चाहती हूँ इस प्रसंग की एक एक बारीकी आपको समझा दे, वरना इस चक्कर में फंसने के बाद तो समझ एकदम भौंथरी हो जाती है, जैसे मेरी हो गई। हाँ, तो मेरा और शिंदे का प्रेम चल निकला। एक बात साफ कर दूं, बहुत जरूरी है। आप कहीं यह न समझ लिए कि मैं शिंदे से इसलिए प्रेम करने लगी थी कि वह मेरा बॉस था और उसके प्रेम के प्रकाश में मुझे अपना करियर दिपाता हुआ दिखाई देता। नहीं, प्रेम जैसी पवित्र चीज को मैं घटिया किस्म के स्वार्थों से अलग करके ही देखती थी। तभी तो पूरे 8 साल तक शिंदे के प्रेम की अखंड जोत जलाए अपने को होम करती रही। लीजिए, आप हंस रही है। क्या करो, मुश्किल यह है कि टुच्चे लोगों ने प्रेम निहायत ही घटिया किस्म की घालमेल करके उसे इतना हल्का, झूठा और बाजारू कर दिया। उसके असली रूप की बात करते ही लोग हंसने लगते हैं। पर आप मेरी बात यकीन मानिए, मेरा प्रेम कतई कतई करियर ओरिएंटेड नहीं था। बड़ी मुश्किल से पाए हुए अपने विवाहित जीवन को दांव पर लगाकर अपनी जो यह दुख भरी गाथा सुना रही हूँ, वह भी केवल उन्हीं बहनों को लिए जो प्रेम को मीराबाई के भाव से ग्रहण करती है। मीराबाई ने क्या किया था? कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया था, यहाँ तक कि अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे कृष्ण के लिए। हाँ, तो मैं पूरी तरह शिंदेमय हो गई। पर तभी एक भयंकर झटका लगा, बल्कि कहूं कि जो लगा उसके लिए झटका शब्द हल्का ही। मालूम पड़ा कि शिंदे की एक आदत बीवी है जो पहली बार पुत्रवती बनकर 5 महीने के बाद अपने मायके से लौटी है। यानी एक अदद बीवी और एक अदद बच्चा। मुझे तो सारी दुनिया ही लड़खड़ाती नजर आने लगी। लगा मैं बहुत बड़ा धोखा खा गई हूं। मेरे भीतर गुस्सा बुरी तरह बलबलाने लगा। इसलिए यह बात बताई क्यों नहीं, और बीवी बच्चे के रहते मेरी और प्रेम का हाथ बढ़ाने का मतलब
मैंने जब भी उससे घर और घर वालों के बारे में पूछा था, वह 3-4 शेर दोहरा दिया करता था, जिनका शाब्दिक अर्थ होता था, मेरा न कोई घर है, न दर, न कोई अपना पराया। इस जमीन और आसमान के बीच मैं अकेला हूं, बिल्कुल अकेला हूं। पर मेरे लिए इन शेरों का सीधा साधा अर्थ था, हरी झंडी, लाइन क्लियर। सो मैं सपाटे से चल पड़ी, बल्कि चलने में थोड़ी फुर्ती भी थी। आप तो जानती होगी कि इस उम्र तक शादी न होने पर लड़कियों में एक खास तरह की हड़बड़ाहट आ जाती है। चाहती है जैसी भी हो जल्दी से जल्दी प्रेमी को पूरी तरह कब्जे में करके पति बनाकर अपने टेंट में खोस ले। झूठ नहीं बोलूंगी, मैं भी इसी नेक इरादे से लपक रही थी कि बीच में ही औंधे मुंह गिरी। पर गिरने नहीं दिया शिंदे ने, हाथों हाथ झेल लिया। गुस्से से मैं पागल हो रही थी और आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। मन हो रहा था सामने बैठे इस आदमी की चिंदिया बिखेर कर रख दूं और फिर कभी इसकी सूरत न देखूं। पर उसने बिना किसी बात का मौका दिए मुझे बाहों में भर लिया और धुआंधार रोने लगा। पिता के दबाव में आकर ही हुई शादी मेरे जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन गई। बीवी के रहते भी मैं कितना अकेला हूं, दो अजनबियों की तरह एक छत के नीचे रहने की यात्रा। ऐसी ऐसी बातों के न जाने कितने टुकड़े आंसुओं से भीग भीग कर टपक रहे थे। मेरा विवेक मुझसे संकल्प करवा रहा था कि लौट जाओ, इस दिशा में अब एक कदम भी आगे मत बढ़ो। मैं रो रो कर अपना संकल्प दोहरा रही थी, वो रो रो कर अपना दुख दोहरा रहा था। इसी तरह हम 2-3 बार और मिले, वो बातें यही रोना। मैंने सोचा कि आंसुओं के साथ मैं अपना सारा प्रेम गम भी बहा दूंगी और हमेशा के लिए अलविदा कहकर लौट जाऊंगी, पर हुआ एकदम उल्टा। आंसुओं के जल से सींचकर प्रेम की बेल तो और ज्यादा लहला उठी। अब देखिए ना, मीरा पद आंसुबन जल सींच सींच बचपन से पड़ा था। पर हम सबकी ट्रेजेडी यही है कि स्कूली शिक्षा को जीवन में गूंथते नहीं। शिक्षा एक तरफ, जीवन एक तरफ, और इसलिए ठोकर खाते हैं। वास्तव में यहाँ यह कहना चाहते हैं कि प्रेम के बारे में हमें शिक्षा के क्षेत्र में बताया नहीं जाता। जैसे शिक्षा के बाहर शिक्षा हो गई और जो बाहर निकलते हैं तो ठोकर खाते हैं। पर इतना सब करने के बावजूद मेरी आंखों में जब जब संदेह और आशंका के डोरे उभर आते, मेरी पकड़ में पहले जैसी मजबूती नहीं रह गई। शिंदे इस मैदान का पक्का खिलाड़ी था। मेरे असमंजस और दुविधा को चढ़ भाप गया। केवल भाप ही नहीं गया, वरन उसने यह भी महसूस कर लिया कि बीवी को बचा कर रखना है। तो प्रेम करने के तरीके में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना होगा। बिना उसके मामला चलने वाला नजर नहीं आ रहा था। रेस्तरां और आग बगीचों के बीच तो यह परिवर्तन आ ही नहीं सकता। इसलिए बड़ी शिद्दत के साथ एक कमरे की तलब महसूस होने लगी। वैसे पहले भी कई बार वह इस अपनी तरह की इच्छा और जरूरत का इजहार कर चुका था, पर मैंने हमेशा दो टूक जवाब पकड़ा दिया। अब विश्वास करे या न करे, पर निश्चय ही मैं पहले बड़े संस्कारों वाली लड़की थी। इस तरह की मर्यादा में मेरा पूरा विश्वास था। उस तरह के आमंत्रण को मैं स्वीकार ही नहीं कर सकती थी। परिस्थिति ने मुझे बेहद बेहद कमजोर बना दिया था और मैं सोचने लगी थी कि यदि पूरी तरह पाना है तो अपने को पूरी तरह देना भी पड़ेगा। 3-4 कमरा मुलाकातों में ही मैंने समझ लिया कि इन मुलाकातों के कारण उसके भीतर किसी तरह का अपराध बोध या कुछ गलत करने का भाव लेश मात्र भी नहीं है। वो काफी तृप्त और छका हुआ लगता था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि शरीर के स्तर पर भी मैंने अपने को उसके लिए अनिवार्य बना लिया है। मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मेरा यह समर्पण तुरुप के इक्के की तरह कारगर सिद्ध होगा और बाजी मेरे हाथ। निश्चय ही इन मुलाकातों ने प्रेम को बड़ी मजबूत बैसाखियां थमा दी और मेरे लड़का रते कदम फिर जम गए। वह मेरे साथ भविष्य की योजना बनाता, पर उन्हें अमल में लाए तब तक के लिए एक मौन समझौता हम लोगों के बीच हो गया। अपना शरीर, अपनी भावनाएं उसने मेरे जिम्मे कर दी और घर, बच्चा, बूढ़ा बाप और सारी पारिवारिक खिंचखींच बीवी के जिम्मे कर दी। इस विभाजन से मैं कुछ समय के लिए परम प्रसन्न। यूं भी इस उम्र में आदमी को सबसे ज्यादा भरोसा अपने शरीर पर ही होता है। शरीर पा लिया, समझो दुनिया जान हत्या लिया। ऊपर से मुझे वह
कभी बातों से तो कभी कविताओं से समझाता रहता कि मन और शरीर की पवित्र भूमि पर ही असली प्रेम पनपता है। घर की चार दीवारों के बीच निरंतर होने वाली खींच में तो वो मरता ही है। मैं समझती रहती और अपने को बहुत पुख्ता जमीन पर महसूस करती। वो बातें ही ऐसी करता कि संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन वह खूंटे से उखड़कर मेरे गिरफ्त में आ जाएगा। बीवी की याद और बात से ही शिंदे अपना चेहरा एकदम मायूस बना लेता और बिना कहे ही मेरे दिमाग में यह बिठाने की कोशिश करता कि बीवी बनती ही औरत बहुत उबाऊ और त्रासदायक बन जाती है, कि रिश्तों में बनते ही प्रेम नीरस और बेजान हो जाता है, कि सच्चे प्रेमियों को तो हमेशा मुक्त ही रहना चाहिए। मैं इन सब बातों को सुनती समझती तो सही, पर गले नहीं उतार पाती, क्योंकि बीवी बनने की ललक जब तक मेरे भीतर जोर मारती थी। सच बात है, मुझे तो घर भी चाहिए था, पति भी और बच्चे भी, पर उसे तो जैसे बीवी नाम से ही चीड़ हो गई। कभी कभी तो वह अपनी बीवी के कर्कश स्वभाव और तुनक मिजाजी की बात करते करते रो पड़ता। तब मैं लपक कर उसे बाहों में भरती, अपने ओठों से उसे आंसुओं को पोंछती और उसे हौसला बंधाती कि जल्द ही हम कुछ ऐसा करेंगे कि वह इस दुख से मुक्त हो, कि मैं उसे एक सही सुखद जिंदगी दूंगी। यह आश्वासन उसके लिए कम, मेरे लिए ज्यादा होता था। दिन सरकते जा रहे थे और अपने प्रेम करने के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के बावजूद स्थिति जहां की तहां थी, यानी कि मैं अपने हॉस्टल के कमरे में बंद, शिंदे अपनी बीवी की मुट्ठी में। साल भर पहले जागा आत्मविश्वास फिर डगमगाने लगा और मुझे लगा कि अब कोई धांसू कार्यक्रम अपनाना होगा। आज सोचती हूँ तो अपने पर ही सौ धिक्कार के साथ आश्चर्य भी होता है कि कैसे मेरी बुद्धि पर ऐसा मोटा पर्दा पड़ गया था कि यह भी नहीं समझ सकी कि उसकी बीवी भी आखिर मेरी तरह एक स्त्री है, अपने पति के छल और मक्कारी का शिकार। पर नहीं, यह तो तब समझ में आया जब उसकी मक्कारी ने मुझे भी तबाही के कगार पर ला पटका। झूठ नहीं बोलूंगी, उस समय तो उसके प्रेम में अंधी होने के कारण वह जो कुछ भी कहता समझाता, मुझे उस पर यकीन ही नहीं होता, बल्कि मैं भी उसी की तरह दुनिया भर के छल छंद सोच करती। तभी तो मैंने सोचा कि उसकी बीवी को हमारे प्रेम प्रसंग की जानकारी अवश्य होगी, वह काफी दुखी भी होगी। क्यों न मैं जब तक वहां उपस्थित होकर उसके त्रास को इतना बढ़ा दूं कि वह खुद ही इस अपमानजनक स्थिति से नकार कर अलग हो जाए। रकीब को सामने देखकर अच्छे-अच्छों के हौसले पस्त हो जाते हैं, फिर अपमान और उपेक्षा की आग में झुलसती इस औरत का हौसला ही क्या होगा। और यही सोचकर आखिर मैं एक दिन शिंदे के घर जा धमकी। एक सुहागिन औरत की सारी नियमतों, यानी बूढ़े ससुर के वरद हस्त की छत्र छाया और बच्चे के पोतड़ों की बंधनवार के बीच दूधो नहाई पूतो फली से वह कुर्सी पर विराजमान थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर किसी तरह का विकार नहीं आया, बस सहजता में लिपटा एक प्रश्नवाचक उभरा और हरी इन्हें बिठा और साहब से बोलो कोई मिलने आया है के साथ बिला गया विकार तो मुझे देखकर शिंदे के चेहरे पर आया, जिसे उसके थोड़ी सी कोशिश करके अफसरी नकाब के नीचे ढक लिया। दफ्तरी भाषा में दफ्तरी बातें कर उसने मुझे चलता किया, पर बाहर निकलते ही समय हाथ दबाकर लाड़ में लिपटा हल्की सी फटकार के साथ शाम को कमरे पर आने का निमंत्रण दे दिया। मैं उसकी बीवी को त्रस्त करने गई थी, पर खुद ही त्रस्त और पस्त होकर लौटी। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि यह औरत है या मांस का लौंडा। इसका आदमी 3 साल से एक दूसरी लड़की के साथ मस्ती मार रहा है और इसे कोई तकलीफ नहीं, कष्ट। मैं इसकी जगह हूं तो शायद एक दिन भी इस तरह की अपमानजनक स्थिति को बर्दाश्त न करूं। मैंने 8 साल कहा था बोलते हुए, जब उनको पता चला। यहाँ पर 3 साल का कहा गया है। इसके शरीर पर चमड़ी लिपटी है या गेंडे की खाल, ये तो मुझे बहुत बाद में अपने अनुभव ने सिखाया कि अधिकतर शादीशुदा औरतें ऐसी ही होती है, जिन्हें अपने घर की दीवारों से बेशुमार लगाव होता है, इतना ज्यादा कि धीरे धीरे उन दीवारों को ही अपने शरीर के चारों ओर लपेट लेती है। फिर मान अपमान के सारे हमले उनसे टकरा कर बाहर ही ढेर हो जाते हैं और वे उनसे बेअसर सती साध्वी सी भीतर सुरक्षित बैठी रहती है।
शाम को शिंदे मुझ पर एकदम बरस पड़ा कि मैंने उसके घर जाने की मूर्खता क्यों की। कितना चौकस रहना पड़ता है उसे हर समय, जिससे उसकी बीवी को इस प्रसंग की हवा भी न लग सके, वरना तो वो शूर्पणखा की तरह ऑफिस, परिवार और सारे शहर में हड़बोंग मचा कर रख देगी। मौका लगा तो मेरा झोटा पकड़कर सड़क पर जूते लगवाएगी। और बड़ी चालाकी से उसने मेरे मन में अपनी पत्नी के लिए, जिसे वह अक्सर कोतवाल करता था, ढेर सारी नफरत और आक्रोश भर दिया। साथ ही जल्दबाजी करने की अपनी नादानी भरी मूर्खता पर मुझे बेहद शर्मिंदा भी किया। पुरुषों के पैतरों में यह एक पैतरा कि बीवी का डर जब जिससे वो प्रेम कर रहा है उसके मन में भर दो कि यदि बीवी को पता चल गया तो वो तेरे झोटा के बाल पकड़ेगी, तुझे जूते से मारेगी, वो कोतवाल है, मुझे भी डराती है, तो वो खुद ब खुद डर कर उसकी बीवी को बताएगी नहीं। तो ये नए नए पैतरे जो है ये यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऐसे पैतरों से स्त्रियों को सजग रहना चाहिए। देखा आपने कि कैसे शातिराना अंदाज से पुरुष नफरत और गुस्से की सुई अपनी ओर से सरका कर दोनों औरतों की ओर घुमा देता है। वे ही आपस में लड़े भिड़े, कोसे गलियां और वह जो असली गुनहगार है अपने पर आँच आए, बिना आराम से दोनों का सुख भोगता रहे। पर उस समय तो मैं जब जब बहुत अधीर होती, वह समझाता कि सहजीवन का मधुरतम पक्ष तो हम भाग ही रहे हैं। मैं क्यों बेकार में शादी ब्याह और घर में जकड़कर इस मधुर संबंध का गला घुटना चाहती हूँ। और इसी चक्कर में वो मधु उंडेलती हुई 3-4 फड़कती कविताएं मेरे नाम ठोक देता, मीठी मीठी पपियों के बीच बड़ी ऊंची ऊंची बातें मेरे जहन में बिठा देता। उस समय के लिए मुझे लगने लगता कि मैं आम औरत के कुछ अलग, कुछ विशिष्ट, कुछ ऊंची हूँ। मेरे कंधों पर स्त्री पुरुष के संबंधों को एक नई दिशा देने का दायित्व है। अगली पीढ़ी अधिक स्वस्थ, अधिक मुक्त जिंदगी जी सके, इसके लिए हमें पहल करनी होगी, एक उदाहरण रखना होगा, चाहे उसके लिए हमें खाद ही क्यों न बनना पड़े। शिंदे तो ये बातें झाड़कर मजे से अपनी बीवी का बगलगिर हो जाता और असली अर्थ में खाद बने अपने कमरे में सड़ती रहती।